हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए टॉप 500 क्वेश्चंस कर रहे थे। और प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का जो आपका पेपर होना है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है ये, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो इसके लिए टॉप 500 जो क्वेश्चंस है हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और उसकी हम लोग एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने अभी तक आपको 4 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। 4 क्लासेस हमने दे दी हैं आपको, और ये हमारी 5वीं क्लास है। इस सीरीज में हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में शामिल किया है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यदि सिर्फ ये सीरीज, इस सीरीज में टोटल 10 क्लासेस होने वाली हैं। 10 क्लासेस होने वाली हैं, 10 वीडियो अपलोड होगा। यदि आप ये 10 क्लास कर लेते हैं तो आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको समझते हुए चलना है। ठीक है, जैसा कि आपने यदि 1 से लेकर 4 तक की सारी क्लासेस करी है तो आपको पता होगा कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। तो आपका चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक क्लास में 50 क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। अभी तक हम 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, इसलिए 200 क्वेश्चंस हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम 201 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई हानिकारक केमिकल आपकी आंखों में यदि गिर जाए तो कितनी देर तक आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए? 5 मिनट तक, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट तक? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 20 मिनट तक। यदि आपके आँखों में, आपके आइज में कोई हार्मफुल केमिकल गिर जाता है तो आपको अपनी आँखों को 20 मिनट तक लगभग धोना चाहिए। और धोने के लिए आपको साफ़ पानी का इस्तेमाल करना है, और जो साफ़ पानी है वो पानी थोड़ा सा गुनगुना हो। कैसा पानी होना चाहिए? गुनगुना होना चाहिए, अर्थात हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। ठीक है, गुनगुने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 202, सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में क्या किया जाता है? फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट्स इज डन एज। यदि मान लो भाई सांप काट ले तो आप प्राथमिक चिकित्सा, एक फर्स्ट एडर के रूप में आप क्या करोगे? मरीज को आराम, शांति व आश्वासन दोगे, मरीज को सोने ना दें और उस पर नज़र रखें, पीड़ित अंग को कसकर बांध दें। तो एक जो प्राथमिक चिकित्सक है, प्राथमिक चिकित्सक के रूप में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। भाई मरीज को आराम देना चाहिए, शांति व आश्वासन देना चाहिए कि भाई ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो, ताकि वो ज़्यादा टेंशन ना ले। मरीज को सोने मत दो, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी में जहर ना फैले, और उस पर नज़र रखें। और पीड़ित जो अंग है उसको कसकर बांध दें। ठीक है, उसको अफेक्टेड पार्ट को टाइटली बांध देना है, ताकि जो उसका जहर है सांप का वो पूरी बॉडी में ना फैले। इसलिए सारे के सारे उपचार हम लोग कर सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा के रूप में सांप काटने पर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्तस्राव है, ब्लीडिंग क्या है? किसी भी चोट के कारण फटी रक्त वाहिका से निकलने वाले रक्त की प्रक्रिया है ब्लीडिंग। फटे हुए रक्त वाहिका हैं, पेशी हैं या फिर अस्थि बंधन है? भाई सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब आपको सोच समझ के देना है। ठीक है भाई, रक्तस्राव क्या है, ब्लीडिंग क्या है? ब्लीडिंग एक प्रक्रिया है जो कभी जब आपके चोट लग जाती है और कोई रक्त जो वाहिका है वो फट जाती है, तो उससे रक्त निकलने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? रक्तस्राव है, ब्लीडिंग है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन है, रक्तस्राव के कारण शरीर को क्या हानि होती है? बेहोशी आती है, हृदय कार्य करना बंद कर देता है, हृदय बंद कर देगा तो भाई इंसान की मृत्यु हो जाएगी, फेफड़ों का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता, ये भी गलत, हृदय तथा फेफड़ों का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता, ये भी गलत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेहोशी आ जाती है, फेंट, मूर्छा आ जाती है। जब रक्तस्राव के कारण
शरीर को क्या हानि होती है? जब आपके बहुत सारा ब्लड बह जाता है तो आपको बेहोशी आ जाती है। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 205 नंबर। मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। 10 अक्टूबर को, 10 जून को, 20 मार्च को, 20 अक्टूबर को। तो प्रति वर्ष जो है 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 206। आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल बचा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति सुसाइडल कंडीशन में है, सुसाइड करने वाली कंडीशन में है, तो क्यों करना चाहता है आखिरकार वो, अगर उसकी समस्याओं को हम पहचानें तो उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्य है, इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिससे नहीं बचा जा सकता, बहुत रेयर केस में ही ऐसा हो, अगर सही उपचार उसका हो जाए जरूर वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। 207 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संवेदी अंग है? आपने पढ़े होंगे सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, 5 सेंसरी ऑर्गन होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जीभ हो गया, नाक हो गया, गला हो गया। गला नहीं होता। ठीक है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है, तो गला ये संवेदी अंग नहीं है। आँख, नाक, जीभ, और क्या हो गया? त्वचा हो गया, और एक हो गया कान। तो ये 5 आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिनसे हम चीज़ों को सेंस करने का काम करते हैं। ऐसे वो अंग जिनसे हम किसी चीज़ को महसूस करें, वो कैसे अंग हैं? संवेदी अंग है। ठीक है भाई, जीभ से हम टेस्ट का स्वाद महसूस करते हैं, टेस्ट महसूस करते हैं। नाक से हम क्या करते हैं? किसी चीज़ की सुगंध को महसूस करते हैं। आँखों से किसी चीज़ का कलर महसूस करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसे है, ये महसूस करते हैं। ठीक है, त्वचा से हम कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है वो चीज़ महसूस करते हैं। कानों से हम किसी की आवाज़ों को महसूस करते हैं। जितने भी अंगों से हम किसी चीज़ को सेंस करें वो सारे क्या हैं? सेंसरी ऑर्गन्स है। ठीक है, लेकिन गला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब, थ्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 208 नंबर क्वेश्चन है, यौन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ सेक्स एजुकेशन। फ्रेम के अनुचित प्रदर्शनों को रोकना है, यौन संबंधों की सही जानकारी देना है, एकांकी परिवेश तथा सामाजिक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, यौन संबंधों की सही जानकारी देना है। ठीक है, गिविंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्सुअल रिलेशंस, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना है सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में। द सेक्स एजुकेशन का ये पर्पस है, ये उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? 209 नंबर क्वेश्चन है, बाय हुम कैन सेक्स एजुकेशन बी गिवन? पेरेंट्स या सिबलिंग्स, भाई बहन के द्वारा। ठीक है, माता पिता या भाई बहन के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, दोस्त या नज़दीकी संबंधी, फ्रेंड्स और क्लोज पर्सन्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। तो देखो, एजुकेशन कैसी भी एजुकेशन हो, कोई भी शिक्षा हो, आपको जहाँ से मिले, अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, अच्छी शिक्षा आपको कहीं से भी मिले, आप एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर यौन शिक्षा की बात हो रही है, तो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, कहीं से भी मिले, अच्छी होनी चाहिए वो बस। ठीक है, तो सही जवाब क्या होना है? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और यदि आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रश्न समझने वाला है। बच्चे पैदा ना करना, क्या ये परिवार नियोजन है? ठीक है, यहाँ पर आपसे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो आपको बताना है। बच्चे पैदा ना करना, क्या ये परिवार नियोजन है? तो नहीं। केवल एक बच्चे को जन्म देना, ये भी परिवार नियोजन नहीं है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को चूज किए होंगे। ठीक है, जबकि ये गलत है। केवल लड़कों को जन्म देना, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। 2 बच्चों के बीच जन्म में अंतर, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी।
दो प्रेगनेंसीज के बीच, बेसिकली आपको परिवार नियोजन क्या है कि दो प्रेगनेंसीज के बीच जो समय होना चाहिए, जो एक सही समय होना चाहिए ताकि बच्चे हष्ट पुष्ट और स्वस्थ जन्म ले, जो बेबी हो, जो बेबी का बर्थ हो वो स्वस्थ हो। ठीक है, तो उनके बीच में एक सटीक मतलब एक पर्याप्त अंतर होना चाहिए। दो बच्चों के बीच में जन्म के अंतर को क्या कहते हैं? हम परिवार नियोजन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बेसिकली टू प्रेगनेंसीज के बीच का जो समय है वो पर्याप्त समय होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों को पर्याप्त पोषण मिल सके और वो जब बर्थ हो उनका तो वो स्वस्थ पैदा हों। ठीक है, परिवार नियोजन का ये उद्देश्य है। डिफरेंस और गैप इन बर्थ बिटवीन टू चिल्ड्रंस, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 211। समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं? समाज पर कोई आपदा आएगी तो उसके क्या परिणाम होंगे? ऑप्शन नंबर ए, जीवन का नुकसान होगा, संपत्ति का नुकसान होगा, पर्यावरण का, उपयुक्त सभी। तो भाई जब कोई परिवार समाज पर कोई आपदा आएगी तो जीवन का नुकसान बेशक होगा, संपत्ति का भी नुकसान होगा और पर्यावरण का भी नुकसान होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? कौन सा नेचुरल डिजास्टर नहीं है? वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड, या फिर गैस लीक फ्रॉम द प्लांट, या फिर सुनामी। तो देखो, ज्वालामुखी, बाढ़, सुनामी ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये जो गैस रिसाव, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी क्या वो प्राकृतिक आपदा है? नहीं, वो हम इंसानों की लापरवाही की वजह से हुआ है। इंसानों या फिर मानवों की लापरवाही की वजह से हुआ है, वो मानव जनित आपदा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा जो स्वतः ही होती हैं, प्रकृति में होती हैं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट, वो कोई मानव नहीं कर सकता उसको, बाढ़ कोई मानव नहीं लाता, सुनामी कोई मानव नहीं लाता। ठीक है, तो ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। प्लांट से गैस का रिसाव जो है ये मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 10 सितंबर को जरूरी नहीं है कि 10 सितंबर को ही मनाया जाए, कई बार 9 सितंबर को, कई बार 8 सितंबर को। बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना है कि सितंबर का जो दूसरा शनिवार होता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, उसमें हम प्राथमिक चिकित्सा दिवस, फर्स्ट एड डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 214। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? फर्स्ट एड इज आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, गहन चिकित्सा उपचार है, एक तात्कालीन जीवन रक्षक उपचार है, उपचार का आकलन करने का नियम है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो देखो, जो फर्स्ट एड है ये इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, ये इमीडिएट ट्रीटमेंट इसको हम बोल सकते हैं, तात्कालिक जीवन रक्षक उपचार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, गहन मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। एंड इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है फर्स्ट एड। ए रूल ऑफ असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आपातकालीन चिकित्सा उपचार तो हॉस्पिटल में होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 215 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण हैं। प्राथमिक चिकित्सक जो है, जो फर्स्ट एडर है, उसकी मेन क्वालिटीज़ क्या है? बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता, उपयुक्त सभी। तो जो देखो, जो फर्स्ट एडर हो वो इंटेलिजेंट होना चाहिए और सर्विंग नेचर होना चाहिए उसका, और स्किल्ड होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216। प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है? प्राथमिक जो चिकित्सा है वो किस स्थान पर नहीं दी जाती है? तो आप कोई चिकित्सा आप सड़क पर तो नहीं दोगे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अस्पताल में दी जा सकती है, पार्क में, घर में। प्राथमिक चिकित्सा कहीं पर भी दी जा सकती है, बेसिकली सड़क पर तो नहीं दी जा सकती है ना, क्योंकि वहाँ चलते हैं। तो जहाँ पर भी आपको एकांत एरिया मिले, जहाँ पर भी लोगों का मतलब भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पर कोई मोटर व्हीकल ना आए, वहाँ पर आप प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो कहाँ नहीं दी जा सकती? ऑन रोड नहीं दी जा सकती। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 217। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल हेल्थ काउंसिल, बोर्ड कमेटी, या फिर है मुदालियर कमेटी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड कमेटी के द्वारा 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया था कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 218। प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कार्य क्या है? द फर्स्ट रोल ऑफ फर्स्ट एडर इज, परिवार को सूचना देना, खतरे को पहचानना, CPR करना, रोगी को आराम देना। तो देखो, प्राथमिक चिकित्सक का जो फर्स्ट काम होना चाहिए, सबसे पहला काम है कि वो खतरे को पहचाने की, आखिरकार खतरा क्या है उसके जीवन को। भाई CPR पहले नहीं दे सकता। CPR तो तब देगा जब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछा जाता है आपसे। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन होता है। ठीक, यहाँ पर हम आपको लिखे दे रहे हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। तो ये CPR का फुल फॉर्म होता है। बेसिकली इसको जब सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही हो तब दिया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट एडर का जो फर्स्ट रोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो खतरे को पहचाने, आइडेंटिफाई डेंजर। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए CPR के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। हाउ टू गिव CPR आप कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर स्टेप्स हमने थोड़ा सा इमेज लगाया आपको समझाने के लिए। कि सबसे पहला काम तो आप कर सकते हैं कि कॉल करिए इमरजेंसी, कॉल ऑन 911 और आस्क समवन एल्स। यदि आपको CPR देना नहीं आता, CPR के बारे में नहीं पता, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 911 पर। ठीक है, और यदि आपको पता है, या फिर इस पर कॉल करिए, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हो, कोई डॉक्टर आपके संपर्क में हो, तो उससे आप फ़ोन कॉल पर बात कर सकते हैं कि भाई सर आप हमें ये बताइए कि हमें CPR देना है, कैसे हम दें? कोई व्यक्ति चोटिल हो गया है, घायल हो गया, उसको कैसे CPR दें, सांस नहीं ले रहा हो, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा। और CPR के स्टेप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप ये तय करें, ये पता करें कि व्यक्ति सांस वास्तव में ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। जैसे ये देखो, ये कान लगाकर इसकी नाक में सुन रहा है कि ये सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। तो पहला स्टेप तो ये आइडेंटिफाई करना कि व्यक्ति सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। ठीक है, और पहला स्टेप तो आप उसको लिटाएंगे, यहाँ पे पहला स्टेप यहाँ दिया गया है। और दूसरे स्टेप में आप ये करेंगे है कि तीसरा स्टेप, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दूसरा बोल रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाइए। चौथा स्टेप में क्या कर सकते हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया कि सांस नहीं ले पा रहा है, तो आप उसके सीने पे, उसके चेस्ट पर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद उसके मुंह में अपने मुंह से फूंकेंगे, खूब तेज से प्रेशर हवा डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो भाई साहब आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर दीजिए। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आप अपना सकते हैं एक फर्स्ट एड के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 219 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व पूर्ण हो जाता है जब, जो फर्स्ट एडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब एंड हो जाती है? जब घर के लोग आ जाएं। भाई घर के लोग आ जाएं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। व्यक्ति होश में आ जाता है तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो तब भी फिर से बेहोश हो सकता है,
उसको और ज़्यादा परेशानी कुछ हो सकती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म हो जाती है जब कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है। स्किल्ड डॉक्टर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई अच्छा सा डॉक्टर आ जाए, बोले भैया अब हम इनको, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देंगे, इस पेशेंट को हम देख लेंगे, अब आप जा सकते हो, तब जो फर्स्ट एडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंड हो जाती है, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई है? स्किल्ड डॉक्टर के ऊपर आ गई है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 220 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका होना आवश्यक है? जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू इन ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या चीज़ें होना बिल्कुल नेसेसरी हैं? 6 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, 6 बेड्स होने चाहिए कम से कम, और 1 डिस्पेंसरी होनी चाहिए, कम से कम एक दवा खाना होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अबाउ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। सही जवाब है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 221 है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज। अस्थायी चिकित्सा है, जीवन रक्षा करना है, तुरंत सहायता करना, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भाई देखो, फर्स्ट एड का सही मतलब उद्देश्य क्या है? अस्थायी चिकित्सा। जो फर्स्ट एडर होते हैं ये स्थायी चिकित्सा नहीं करते हैं, ये अस्थायी करते हैं, इमरजेंसी में काम चलंतु चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। जीवन की रक्षा, वही अर्जेंट में मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अब तुरंत तो डॉक्टर आज नहीं जाएगा, तो आसपास के जो व्यक्ति उसको देख रहे हैं वो जाएं, फर्स्ट चिकित्सा के रूप में, फर्स्ट एडर के रूप में उसकी जानों की रक्षा कर सकते हैं, उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। ठीक है, और तुरंत सहायता, इमीडिएट सहायता। फर्स्ट एड का उद्देश्य यही है कि इमीडिएट। आपने देखा होगा जैसे कि आप बस पे ट्रेवल कर रहे हो, बस पर एक फर्स्ट एड का बॉक्स रखा होता है, देखा होगा आपने ना। तो वो फर्स्ट एड का बॉक्स इसीलिए रखा होता है कि बस पे यदि कुछ भी किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसका उपचार किया जा सके, क्योंकि डॉक्टर के आने में तो थोड़ा समय लगेगा ना। तो ये बहुत सिंपल सा मामला है, समझ गए होंगे आप लोग। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। सही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 222 नंबर है, वह चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाता है, क्या कहते हैं उसको? द हॉस्पिटल विच रन थ्रू बस टू रीच हेल्थ फैसिलिटीज इन रिमोट एरियाज इज कॉल्ड। जिला चिकित्सालय कहलाता है, चलती फिरती डिस्पेंसरी कहलाता है, WHO, यूनिसेफ। WHO तो एक इंस्टीट्यूशन है, यूनिसेफ भी एक इंस्टीट्यूशन है। यूनिसेफ का दोस्तों, चलिए पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। मोबाइल डिस्पेंसरी, उसको क्या बोलेंगे हम? मोबाइल डिस्पेंसरी बोलेंगे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये संस्था है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से इंटरनेशनल, ई से चिल्ड्रेन, ई से होता है इमरजेंसी, एफ से फंड। यूनाइटेड नेशनल, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। बेसिकली इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 में करी गई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में करी गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो बहुत सारी जनधन की हानि हुई, आपको पता ही है दूसरे विश्व युद्ध में कितनी जनधन की हानि हुई थी। तो उसमें जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जो बच्चे घायल हो गए थे, उनको उनकी मतलब उनका इलाज करने का कार्य, उनका खाना पीने का कार्य जो, और उनको सुरक्षा देने का कार्य जो कर रहा था, यूनिसेफ कर रहा था। ठीक है, बेसिकली ये एक तरीके से NGO है, और ये काम, इसका काम है चिल्ड्रंस को की हेल्प करना और उनको एजुकेट करना तो नहीं कहेंगे, हेल्प करना एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो 11 दिसंबर 1946।
ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना। मोबाइल डिस्पेंसरी बोलते हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा पहुंचाने का कार्य करते हैं, उस वाहन को या फिर उस सुविधा को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 223। बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है। बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? कार नहीं है भैया, भाई कार में सबसे अच्छा साधन नहीं है, सबसे अच्छा साधन है एम्बुलेंस। और ट्रक में ले जाओगे तो एकदम फिर मामला गंभीर हो जाएगा भाई, है ना। सबसे अच्छा साधन है एम्बुलेंस। आप एम्बुलेंस को कॉल करिए, एम्बुलेंस आएगी। क्योंकि एम्बुलेंस इसलिए भी अच्छी है, ना सिर्फ ये एक वाहन है, सिर्फ ये वाहन का काम नहीं करता, इसके अंदर नर्स भी होती हैं, इसके अंदर डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी मशीन्स भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो बेस्ट व्हीकल कौन सा है घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए? तो एम्बुलेंस है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 224 नंबर। जहरीले जानवर के काट लेने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है? रक्त का। अब जहरीला जानवर काटेगा तो क्या आपके शरीर में रक्त फैलेगा? नहीं। ऑक्सीजन भी नहीं फैलेगा, बेहोश तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन फैलेगा आपकी क्या? जहर फैलेगा आपकी बॉडी में। इफ़ बीटन बाई ए पॉइजनस एनिमल व्हाट इज़ द फियर ऑफ स्प्रेडिंग इन बॉडी? तो पॉइजन आपकी बॉडी में फैल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 225। यदि आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आप क्या करेंगे? उसमें पट्टी लगाएंगे, मदद आने तक घाव पर दबाव देना चाहिए, साफ कपड़े से ढक देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो भैया अगर किसी को गंभीर रक्तस्राव हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, उसका ब्लड बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे तो गलत बात है। साफ कपड़े से ढकने से कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, पट्टी लगाएं, ये भी नहीं कुछ होगा। आपको करना होगा मदद आने तक घाव पर प्रेशर डालना होगा ताकि ब्लड ज़्यादा ना बहे। ठीक है, अप्लाई बैंडेज, नॉट पुट डायरेक्ट प्रेशर ऑन वाउंड टिल हेल्प अराइव। जब तक आपके पास हेल्प नहीं आ जाती तब तक आपको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 226। सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए। लेटने से रोकना चाहिए, सोने से रोकना चाहिए, चलने से, बैठने से रोकना चाहिए। तो भाई उसको सोने से रोकना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सर्प काट ले वो सोने ना पाए, उसको स्लीपिंग से रोना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए, सोने नहीं देना चाहिए। वो बैठ सकता है, टहल सकता है और हल्का सा आराम के लिए लेट सकता है, लेकिन वो सोए नहीं। ठीक है, तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। सीपीआर का अर्थ है, तो अभी हमने आपको बताया था कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है सीपीआर का। ठीक है, और इसके स्टेप्स भी हमने आपको बताए थे कैसे का काम होता है। एवीपीयू पैमाने में ए का क्या अर्थ है? एवीपीयू पैमाने में ए का क्या अर्थ है? बेसिकली ये एक स्केल है जो यह मापने का कार्य करता है कि प्राथमिक उपचारकर्ताओं को सिखाया जाता है। बेसिकली जो फर्स्ट एडर होते हैं उनको ये स्केल, ये पैमाना सिखाया जाता है। ये पैमाना बेसिकली ये ऑब्जर्व करता है कि रोगी की स्थिति को कैसी है, उस समय रोगी की स्थिति कैसी है। ठीक है, इसको मापने के लिए पैमाना इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें फुल फॉर्म इसका जान लीजिए। इसमें जो ए है इसका मतलब होता है अलर्ट। क्या होता है? इसका मतलब होता है अलर्ट। ये जो वी है, वी का मतलब होता है वॉइस, और पी का मतलब होता है दोस्तों पेन, और यू का मतलब दोस्तों जो होता है वो होता है अनरिस्पॉन्सिव। ये हो गया आपका इसका फुल फॉर्म। अब पूछ क्या रहा था? तो ए का मतलब पूछ रहा था ये। तो ए का मतलब क्या हमने बताया? अलर्ट, सतर्कता। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहेगा, अलर्टनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 229 में आपसे पूछ रहा है कि सामान्य नियम के तहत हाथ कितने सेकंड तक धोना चाहिए। तो जो इन जनरल रूल्स आपको 20 सेकंड तक अपना हैंड को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 230। यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो धोने के लिए
प्रयोग करेंगे, मिट्टी का प्रयोग करेंगे, केवल पानी का प्रयोग करेंगे, राख का, हाथ ना धो। यदि आपके पास साबुन नहीं है तो क्या आप हाथ नहीं धोएंगे? ये तो गलत बात भाई, है ना। राख का प्रयोग नहीं करना है, मिट्टी का भी नहीं करना, केवल आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो साफ पानी का प्रयोग कीजिए, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 231। एक अच्छे सैनिटाइजर में पाया जाता है तेल पाया जाता है, नहीं, साबुन नहीं पाया जाता, एल्कोहल पाया जाता है। एक अच्छे सैनिटाइजर में एल्कोहल पाया जाता है। एक अच्छा सैनिटाइजर वही होता है जिसमें कम से कम 60% एल्कोहल हो। कितने परसेंट एल्कोहल हो? 60% एल्कोहल हो, वही सैनिटाइजर अच्छा होता है। ठीक है, ए गुड सैनिटाइजर कंटेन एल्कोहल 60%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीपीई किट का प्रयोग किससे बचने के लिए करना चाहिए? देखो, पीपीई किट एक ये होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो, इसका इस्तेमाल रक्त के लिए नहीं होता है, इसका तीव्र संक्रमण से बचने के लिए होता है। शारीरिक द्रव्य, ये गलत, ये गलत। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से बचने के लिए या फिर गंभीर रूप से, या फिर गंभीर रूप से चोट से बचने के लिए, चोट से बचने के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? एक्वेट इन्फेक्शन स्प्रेड, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पर हमने इमेजेस लगाई हुई हैं, अब यहाँ पर आपको हम अच्छे समझाते हैं। ये जो पूरा आपको दिया गया है, ये है पीपीई किट। क्या है दोस्तों? यह है पीपीई किट। पीपीई, देखो इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है, इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये होता है पीपीई का फुल फॉर्म। तो देखो ये इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं, ये पूरी बेसिकली किट होती है। ये पूरी किट है जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। ये ड्रेस आपको मिलेगी, मास्क मिलेगा, ठीक है, 3 फ्ले मास्क मिलेगा, और फेस का शील्ड मिलेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स लगाए, कोरोना काल में तो आपने देखा ही होगा, ये लगाए रहते हैं। और आपको मिलेंगे ग्लव्स जो आप हाथों में पहनेंगे। ठीक है, आपको मिलेंगे डिस्पोजल बैग्स मिलेंगे, और शूज़ को कवर मिले, शूज़ का जो कवर है, शूज़ को कवर करने के लिए कवर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये हैं आपके जो कपड़े हैं, ये मिलता है, फेस मास्क मिलेगा, और एक चीज़ और मिलता है, ये आप चश्मा देख रहे हैं, ये चश्मा भी इसी किट के साथ दिया जाता है। और इसी किट में आपको ये दिया जाएगा, सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। तो ये पूरी पीपीई किट है। अब ये सारी चीज़ें देख के तो आप ये समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। भाई आप मास्क लगाएंगे तो आप संक्रमण से बचेंगे, ग्लव्स पहनेंगे तो आप किसी वायरस के संपर्क में आने से बच जाएंगे, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोंगे तो आप किसी वायरस के खतरे से बचे रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी किट है जो आपको संक्रमण से बचाती है, आपको गंभीर चोट लगने से बचाती है, इत्यादि चीज़ों से आपकी सुरक्षा करती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, इसको हमने डिटेल में समझा दिया। अब आते हैं ORS का पूर्ण रूप क्या होता है। ORS का गोल भैया खूब सुना होगा, ORS का गोल दस्त में आपको खूब प्रचार आया होगा, है ना, बचपन में जो आता नहीं था ORS का गोल, वही का पूर्ण रूप आपको बताना है। द फुल फॉर्म ऑफ ORS, तो ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 234। इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। द यूज ऑफ इनहेलर इज डन इन, फांसी लगाने में तो नहीं करेंगे, काट दो, अस्थमा में, गला घुटना में, सांस ना आना। जब सांस ना आए आपके तो आप इनहेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इनहेलर का। चलिए इनहेलर आपको दिखाते हैं।
ये है इनहेलर आपका। ये एक डिवाइस होती है जहाँ पर जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही नाक से, तो आप मुंह में ये इनहेलर लगाएंगे और खींचेंगे इसको। जब आप अंदर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ से आपकी जो हवा है वो सीधे आपके लंग्स में, फेफड़े में पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी? फेफड़े में पहुँचेगी। तो समझ गए होंगे इनहेलर क्या होता है। इनहेलर बेसिकली ये छोटी सी डिवाइस होती है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं। इनहेलर आर स्मॉल हैंडेड डिवाइस। इनहेलर क्या है? एक स्मॉल हैंडेड डिवाइस है दैट अलाउ यू टू ब्रीथ मेडिसिन इन थ्रू योर माउथ। आपको कोई मेडिसिन यहाँ पर देखो एक मेडिसिन लगी हुई है, ये देखो ये छोटी सी लगी हुई है, ठीक है। मेडिसिन योर माउथ डायरेक्टली टू योर लंग्स। अपने फेफड़ों में मेडिसिन को डायरेक्टली इनहेल करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235। बच्चे को किस वस्तु को निकलने के बाद घुटन हो सकती है? भाई कोई बच्चा है, किस वस्तु को निकलने के बाद उसको घुटन महसूस होगी? सिक्का, बटन, छोटा खिलौना, उपयुक्त। भाई चाहे सिक्का निकले वो, चाहे बटन निकले, चाहे छोटा खिलौना निकले, तो उसको दिक्कत तो होगी ही ना, उसके बाद उसको घुटन महसूस होगी। तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला था, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून को जमने में मदद करती है? WBC, प्लेटलेट्स, RBC या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा आपका प्लेटलेट्स। हेल्प टू क्लॉट द ब्लड को जमने में जो मदद करता है वो करता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 237। दिल के दौरे का संकेत नहीं है? दिल के दौरे का संकेत नहीं है छाती में दर्द, कंधे तक फैलना, पसीना आना, नाक से खून बहना। पसीना आना ये संकेत नहीं है, स्वेटिंग नहीं, ठीक। तो सी जवाब रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 238। हड्डी का टूटना या मुड़ना क्या कहलाता है? मोच कहलाता है, अस्थिभंग कहलाता है, जोड़ या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्थिभंग। फ्रैक्चर कहलाता है। हड्डी का टूटना या मुड़ना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 239। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? पोपड़ी की हड्डी, जांघ की हड्डी, पसली, या फिर हम आपको वीडियो क्लास 3 में आपको हम इसकी इमेज भी दिखा चुके हैं, अच्छे से समझा भी चुके हैं कि जांघ की हड्डी जो होती है ये पूरी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी हमने बताया था कि कान में पाई जाती है स्टेपिस, ठीक है। तो आप क्लास 3 जरूर करिएगा, उसमें हमने और सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, द लॉन्गेस्ट बोन इन बॉडी, और दैट इज थिक बोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोच या हड्डी की चोटों में क्या नहीं करना चाहिए? जब मोच या, देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन की, थोड़ा जब तक आप भाषा नहीं समझेंगे इस क्वेश्चन की, आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो देखो हम आपके लिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो फिर इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। 240 में आपसे पूछा जा रहा है कि मोच या हड्डी की चोटों में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नहीं आप कर नहीं पाएंगे। मोच या हड्डी की चोटों में क्या नहीं करना चाहिए, ये बेसिकली ध्यान देने योग्य बात है। तो चोट की मालिश ना करें, चोट पर गर्म सिकाई ना करें, गतिविधि जारी ना करें। इसका सही जवाब जानते हैं क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई मोच लगी है, हड्डी में चोट लगी है, तो हमें क्या चोट की मालिश ना करें, क्या चोट पर गर्म सिकाई ना करें, क्या गतिविधि जारी ना रखने दें? तो ये सब करना है। बेसिकली क्वेश्चन में ये नहीं वर्ड लग के, ये नहीं नहीं नहीं, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या? बेसिकली ये एक पैराडॉक्स है क्वेश्चन को घुमाने का। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन चेंज करके आपके लिए हम ये बना दे रहे हैं, ये मोच या हड्डी की चोटों में क्या करना चाहिए? नहीं हटा दो, क्या करना चाहिए? अब ये नहीं हटाया तो इस सब में से नहीं हटा दो,
ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। मोच या हड्डी की चोटों में क्या करना चाहिए? तो चोट की मालिश करें, चोट की गर्म सिकाई करें, गतिविधि जारी रखने दें, ये सभी चीज़ें करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इसी हिसाब से पूछा गया था, तो हमने कहा इसी हिसाब से हम भी आपके सामने इसको प्रस्तुत करते हैं। जिस तरीके से आपको समझ में, आप दोनों तरीके से हमने समझा दिया। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 241, तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं। जो नर्वस सिस्टम में कौन कौन शामिल होते हैं, बेसिकली आपको ये बताना है कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर वेनिस। ठीक, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसें, ये सभी के सभी शामिल होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा जवाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 242। आपसे पूछा जा रहा है कि किसका मस्तिष्क सर्वाधिक जटिल होता है। किसका जो मस्तिष्क है वो सर्वाधिक जटिल होता है? पक्षी का, जानवर का, मनुष्य का? तो सभी को पता होगा कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये सबसे ज़्यादा जटिल होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243। मिर्गी की संभावना किस आयु में सबसे ज़्यादा होती है? बाल्यावस्था में, शैशव, किशोरा, प्रौढ़ावस्था में? तो ओल्ड एज में, प्रौढ़ावस्था में मिर्गी की जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चक्कर आने का कारण क्या है? चक्कर आने का क्या कारण है आपको बताना है। स्नायुविक तंत्र से संबंधित रोग है, मस्तिष्क में अस्थायी कम रक्तपूर्ति है, चयापचयी रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो 244 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में अस्थायी कम रक्तपूर्ति। जब आपके मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति नहीं होगी तो आपको चक्कर आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। खाद्य विषाक्तता का सबसे आम लक्षण क्या है? खाद्य विषाक्तता का सबसे आम लक्षण कब्ज है, मितली उल्टी है, जोड़ों में दर्द या फिर सिर दर्द, हेडेक, जॉइंट पेन, नौसा, वोमिटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन। सही जवाब आपका है जब आपका भोजन पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, तो सबसे जो सामान्य लक्षण है वो होता है उल्टी आपको आने लगती है, मितली और उल्टी होने लगती है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 246। सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है? सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में, पेट में, बड़ी आंत में, उपर्युक्त सभी? सबसे अधिक पाचन की क्रिया सभी को पता होगा भाई, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। कहाँ पर होती हैं? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 247। यकृत पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? एक महत्वपूर्ण एंजाइम बनाता है, पेट एसिड को निष्क्रिय करता है, पित्त रस का उत्पादन करता है। सही जवाब क्या होगा? पित्त रस का उत्पादन करता है। जो हमारा लीवर होता है दोस्तों, ये प्रोड्यूस करता है बाइल्स को प्रोड्यूस करता है, पित्त रस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमें पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248। प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। प्राथमिक सहायता का क्या सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड क्लियर द केसेस ऑफ एक्सीडेंट, मिनिस्टर CPR इज नीडेड टू हेल्प विक्टिम, ऑल ऑफ द अबव। दुर्घटना कारणों को हटाना बिल्कुल है। रोगी की सांस रुकने पर, हाँ अब देखो, जब रोगी की सांस रुकेगी तब उसको CPR दोगे, है ना, सीधे CPR उसको नहीं देना है फर्स्ट एड में। और पीड़ित की सहायता करना, ये सभी के सभी प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, अभी हमने आपको बताया कि पित्त रस कहाँ बनता है भैया, तो यकृत में, लीवर में बनता है। अभी हमने आपको बताया है ना, पित्त रस कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है। बाइल्स का प्रोड्यूस लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
250 और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है और आपको गलत नहीं करना, बताना है, बिल्कुल सही जवाब इसका देना है। अतिसार या दस्त रोग का कारण क्या है? गंदा पानी, अस्वच्छता, वायरस या फिर सभी? तो ये सभी के सभी क्या हैं? अतिसार के कारण हैं। डायरिया किन चीज़ों से होता है? गंदे पानी से, अस्वच्छता से, और बेसिकली गंदे पानी और अस्वच्छता से होता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें बता सकते हैं। इस तरीके से 5 क्लासेस आपके कंप्लीट हो गई हैं। अभी 5 क्लासेस आपको और देनी है। 10 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो हम लाइव क्लास भी आपके लिए, लाइव रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जिसमें आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट बाद में कर सकते हैं, लेकिन लाइव आपके कमेंट हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब लाइव हम करेंगे तो लाइव रिवीजन क्लास चलाएंगे, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे चलाएंगे, है ना। जब आप लोग खूब वीडियो को शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों की डिमांड आएगी तब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई सुझाव, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेशक हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।